स्वागत है दिव्या क्लासेस में। यहाँ हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया 10th क्लास का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो खंड क में है 1 से 20 तक। तो ये एमसीक्यू बेस होने वाले हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपके समक्ष ऋण वितरण के लिए 4 आवेदन आए हैं, जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। यदि अन्य कारक समान हो तो बताइए आप निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे ताकि ऋण की वापसी समय पर हो सके। तो बैंक मैनेजर है वो उसी को ऋण देगा जो समय पर ऋण का भुगतान कर सकेगा। तो आइए देखते हैं। आवेदकों के नाम है 4: मनोज, रमेश, सुरेश और विकास। तो मनोज के पास सभी आवश्यक कागज है, समर्थक ऋण धारक है, वो ऋण को चुका सकता है और पुराना ऋण भी उस पर नहीं है। रमेश है, उसके पास भी आवश्यक कागजात है, लेकिन वो ऋण चुकाने में समर्थक नहीं है और पुराना ऋण भी उस पर बाकी है। सुरेश है, जिसके पास आवश्यक कागजात नहीं है और ऋण भी नहीं चुका सकता और पुराना ऋण भी बाकी है। तो विकास है, विकास के पास भी आवश्यक कागजात नहीं है, समर्थक ऋण धारक भी नहीं है, वो ऋण नहीं चुका सकता और पुराना ऋण भी उस पर नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन देखते हुए इसका सही विकल्प होगा ए। सही विकल्प होगा ई, मनोज, क्योंकि मनोज के पास सभी आवश्यक कागजात हैं और वो ऋण को भी चुका सकता है और उसके ऊपर पुराना ऋण भी नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को सही से पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए: एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हाँ, ये सच बात है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का संकट दूसरे देश पर पड़ता है, क्योंकि आज हम सभी वैश्वीकरण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यापार एक दूसरे से करते हैं। तो ये सही है। इसका रीजन आर है, वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। तो ये भी सही है। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था का संकट दूसरे देश पर पड़ता है और इसका कारण है कि हम सभी देश वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, पहले एक देख लेते हैं, ए। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों ही सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ये सही है। बी, सी और डी इसमें से नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा। श्रीमान नंद किशोर संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। तो संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको नियमित वेतन दिया जाता है, जहां पे आपका रोजगार कोई छीन नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नियमित वेतन होगा और अवैतनिक अवकाश। सी, रोजगार, 3 जो है रोजगार की सुरक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी कि डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिवहन द्वितीय क्षेत्र की एक क्रियाकलाप है। बी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं आती है जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित, तो ये सभी सेवा क्षेत्र कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, तो उस इस फिलप में हमें उस देश का नामांकित करना है, जैसे कि इसमें दिया गया है। ए, अल्प विकसित, बी, विकासशील, सी, विकसित और डी, दरिद्र। तो अल्प विकसित देश में भी ये सुविधाएं नहीं होती, इसको हम काट देंगे। विकासशील देश में भी नहीं होती, दरिद्र देश में भी नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा सी, विकसित यहाँ पर आ जाएगा। विकसित देश के हिसाब से ये सारी चीजें दी गई हैं।
सिक्स्थ होगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। बिल्कुल ये सच्ची बात है, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये सोच बनाई गई है कि महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करेंगी तो उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। समाज में श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर किया जाता है, तो ये बात भी सही है कि समाज में हम लोगों ने काम बांट रखे हैं कि इस काम को आदमी करेगा और इस काम को औरत करेगी। तो अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों ही सही है, एवं कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 7 है, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है स्तंभ क में। तो संघ सूची में जो कार्य आते हैं, संघ सूची का कार्य है, जैसे संघ सूची में कार्य आते हैं प्रतिरक्षा, यानी कि देश की रक्षा कैसे की जाएगी, कैसे सुरक्षा होगी, ये संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, वो इसकी देखरेख करती है। और समवर्ती सूची, राज्य सूची का होगा वन, क्योंकि वनों की देखभाल या उनका संरक्षण कैसे करना है ये कानून राज्य बना सकते हैं। समवर्ती सूची जो है यहाँ पर संघ और राज्य दोनों ही बना सकते हैं, और वो है व्यापार और वाणिज्य। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का एक भाग है। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि जैसे हम निभाते हैं, कार्य करते हैं, तो उसका 3 स्तरों पर बंटवारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कार्यपालिका। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन इसका सही उत्तर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की भाषा नीति के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरा है, भारत के संविधान में जर्मनी को सह राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तीसरा है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं को रखा गया है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, और भारत में संविधान में सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी है, और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 10 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है। बिल्कुल चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है। और इसका रीजन आर, कारण है, भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता, ये गलत है। भारत में चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप सबने पढ़ा होगा, और ये बिल्कुल जीके का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बिल्कुल होगा ए, मौसिनराम। ये मेघालय में है, यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। श्रीमान, क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीमान श्रीनिवास के देश में झूम कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। बताइए कि श्रीमान श्रीनिवास निम्नलिखित में से संभवतः किस देश के निवासी हैं। तो झूम कृषि को भारत में तो झूम के नाम से ही जानते हैं, तो भारत तो इसका होगा नहीं, और अमेरिका भी नहीं है इसका, जापान भी नहीं है इसका, है ब्राजील। डी, डी में ही झूम कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि वह कृषि होती है जहां पर किसान भूमि के एक छोटे से टुकड़े को साफ करता है और उस पर खेती करता है। जब उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो वो कहीं दूसरी जगह पे जाके कृषि करता है, उसी को झूम कृषि इंडिया में कहा जाता है, पूर्वी भारत में।
और रोका कहा जाता है ब्राजील में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है? तो बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण 3 दिए गए हैं। नंबर 1, मानस बाघ रिजर्व। यहाँ पर भी बाघ, हाथी और अन्य जो लुप्त होने वाले जीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। पेरियर बाघ रिजर्व, ये केरल में है और यहाँ पर भी बाघ और अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है और यहाँ भी बाघ के साथ अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में खनिज तेल तो मिलेगा नहीं और यूरेनियम भी नहीं मिलेगा, कोयला भी नहीं मिलता रेत में। तो ये इसका सही आंसर होगा सी, थोरियम। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो हमें मृदा की पहचान करनी है और हमारे पास विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। काली मृदा, वन मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो आइए हम इसकी पहचान देखते हैं मृदा की। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, यानी कि ये जो मिट्टी है ये बदल जाएगी पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार, सर्दी गर्मी के हिसाब से। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। बिल्कुल, ये मिट्टी जो नदी के किनारे आ जाती है, नदियां बहाकर लाती हैं, तो ये बहुत उपजाऊ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वन मृदा। क्योंकि काली मृदा तो महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ साइड मिलती है। इसमें कपास की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेटराइट मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। तो ये जो कारण है ये वन मृदा से मैच हो रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सा वन संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वन संरक्षण, यानी कि वनों को जब हम बचाते हैं तो ये समुदायों, लोगों की भागीदारी को, सीधी भागीदारी उसमें लोग नहीं कर पाते हैं, स्थानीय लोग अपना योगदान उसमें नहीं दे पाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन में लोग भागीदारी ले सकते हैं और सरकार का योगदान कर सकते हैं इन जंगलों की देखभाल करने में। चिपको आंदोलन, इसमें भी लोग सीधे भागीदारी कर सकते हैं। बड़ा ही मशहूर आंदोलन रहा है ये उत्तराखंड का, जहां पर लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों की जान बचाई थी। और बीज बचाओ आंदोलन, इसमें बीजों को संरक्षित किया जाता है आगे आने वाले समय के लिए। तो इसमें भी लोग सीधी भागीदारी करते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी इसके उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। क्योंकि इसी में सिर्फ सरकार ही इन वन्य जीवों की सुरक्षा करती है, इनकी रक्षा करती है। यहाँ साधारण समुदाय, साधारण लोग भागीदारी नहीं कर सकते, योगदान नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर होगा डी। 17, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, क्या कहलाता है? तो आप खुद ही सोचिए कि जो समाज जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं वो इतना आदर्श है, सच में हो ही नहीं सकता। तो वो सिर्फ ए होगा, इसका सही उत्तर है ए, कल्पनादश। क्योंकि निरंकुशवाद में राजा ऐसा होता है जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। समाजवाद में समाज ऐसा होता है जिसमें समाज की भलाई की जाती है, और पूंजीवाद में तो पूंजी वालों का बोलबाला होता है। तो ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है इसका और ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है ए। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई
1707 में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, जहां पर और स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के जो राज्य थे उनको मिला दिया गया था और इनका एक संघ बनाया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1707। 19 है, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहला। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। 1780 में। और राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ था 1821 में। 1821 में आपने पढ़ा होगा। और फारसी अखबार था जामे जहां। फारसी अखबार जामे जहां, जो फारसी का पहला अखबार था, इसका प्रकाशन किया गया था 1822 में। और रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण ये 1810 में कोलकाता में हुआ था। 1810 में कोलकाता में। कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पहला, चौथा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो आप इन सन के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर डी है। नीचे क्वेश्चन 20 में वही है असर्शन और रीजनिंग का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 1868 ईस्वी में छपी। ये बिल्कुल सही है, ये 1868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है और ये 17 फीट लंबी है। इसका आर जो दिया गया है वो है योहान गुटेनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्री थे। तो योहान गुटेनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्री नहीं थे, वो जर्मनी के एक सुनार थे, एक खोजकर्ता थे, एक इन्वेंटर थे, जिन्होंने मुद्रित प्रकाशन को संभव किया, उसकी खोज की। तो इसका आर सही, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, ये सही है। और आर, योहान गुटेनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्री थे, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि अभिकथन ए सही है लेकिन इसका जो कारण बताया गया है आर वो गलत है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी। थैंक यू।